ओके, हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या था, हेनरी लॉ के जो आपका हेनरी कांस्टेंट आ रहा था उसके सिग्निफिकेंस क्या थे। हालांकि हो सकता है आप इस वीडियो को थोड़ा एयरफोन या हेडफोन के ज़रिए देखें, मेरा आवाज़ थोड़ा वीक हो सकता है बिकॉज मैं 2 दिन से फीवर में हूँ और अभी भी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि रात में लेक्चर आपके लिए थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ और इसको सुबह मॉर्निंग टाइम में इसको आपको लिंक के ज़रिए मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देखिए और जो भी आपके डाउट हों तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप डाउट छोड़ दें। हालांकि मैं आपके इस क्लास के स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर चुका था कि मैं नहीं ले पाऊँगा आपकी क्लास, बट मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक हुई है रात में, तो ये रात में जितना भी टाइम हो रहा है शायद 12:30 के लमसम है, तो मैं ये वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग। तो अपन को राउल्ट्स लॉ को शुरू करना था कि राउल्ट अपने लॉ में क्या कहते हैं। ओके, चलो राउल्ट्स के लॉ को अपन 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। पहला होगा अपन लोगों का केस 1, ओके, जिसमें अपन लोग क्या करेंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे। जो सेकंड केस होगा उस केस में अपन लोग क्या करेंगे कि सॉलिड आपका सॉल्यूट होगा और उसको अपन लोग लिक्विड विलायक में घोल देंगे। ओके, चलो इससे पहले जबकि हम केस 1 और केस 2 में आगे पढ़ें, जो केस 1 है आपका वो आपका, और जो सेकंड केस है वो आपको RLBP एक आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वाला अपना होगा। चलो तो अपन आगे, उससे पहले कि अपन राउल्ट्स लॉ पे जाएं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। पहला क्या, सबसे पहले तो समझिए कि वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं। वोलेटाइल का मतलब समझिए, वोलेटाइल का मतलब जब कोई तरल पदार्थ आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, जो जितनी आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा उसी को अपन वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं थोड़ा कि आपने एक कंटेनर में आप लोग इथेनॉल ले लें, ठीक है, और एक कंटेनर में आप वाटर ले लें, ठीक है, तो दोनों कंटेनर को अपन ओपन छोड़ दें तो कुछ समय बाद आपको ये लगेगा कि आपका वाटर का जो अमाउंट है वो तो लगभग वही रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा उसमें, बट आपका इथेनॉल का जो अमाउंट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। या आप लोग जो पेट्रोल डीजल जो आपके होते हैं वो जब भी आपके कभी हथेली वगैरह पे पड़ जाए तो वो ठंडक महसूस करा देते हैं। मतलब ये है कि वो आपकी जो पॉम होती है, आपकी जो हथेली होती है, उससे आपका हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो वाष्पीकृत होने की कोशिश करते हैं। तो वो पदार्थ, वो तरल पदार्थ वो जो बहुत आसानी से वाष्प में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं, उनको अपन लोग वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। बेसिकली हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ में अंतर यही है। हेनरी लॉ आपको क्या कहता है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हेनरी लॉ आपको कहता है कि जब आप किसी गैस को लिक्विड में घोलने की कोशिश करते हैं तो वो आपका हेनरी लॉ होता है। जबकि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ किसी गैस के मिक्सिंग की बात नहीं करता है। वो कहता है कि आप लिक्विड को या सॉलिड लिक्विड को जब आप एक दूसरे में मिक्स करते हैं और एक विलयन तैयार करते हैं तो उस दौरान वाष्प दाब क्या रोल अदा करता है उसके बारे में ये बातें करते हैं। तो चलो अब अपन केस 1 पे आ जाते हैं। ओके गाइस, तो आपका जो केस 1 है, केस 1 कहता है कि अभी आपका एक कंटेनर था, उसमें मैंने ए वाले लिक्विड को रखा, दूसरा एक कंटेनर था, मैंने उसमें बी वाले लिक्विड को रखा, दोनों को मैंने बंद कर दिया, इसका भी बंद कर दिया मैंने और इसको भी मैंने बंद कर दिया। अभी होगा क्या इसमें, होगा ये कि अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये जो ए वाला लिक्विड है, मानो कि ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल नेचर का है, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। तो कुछ समय बाद अभी इसमें क्या होगा, ये लिक्विड था तो लिक्विड का कुछ वाष्प दाब भी बनेगा, कुछ वाष्प भी बनेगी, इसकी बनेगी, हाँ। तो उस समय जो इसका प्योर स्टेट है, मतलब अभी ये भी प्योर में है और ये भी प्योर है, हमने इसमें बी में कुछ नहीं मिलाया है, ए में कुछ नहीं मिलाया है, तो दोनों आपके कैसे हैं, प्योर स्टेट में, बिल्कुल शुद्ध हैं, उसमें कोई भी आपकी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है। ओके, चलो इस केस में अपन देखते हैं कि इसका
जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ऑफ ए, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब आपका पी नॉट, इस जीरो को आप नॉट पढ़ेंगे तो ये प्योर वाली बात करता है। तो प्योर स्टेट में इसका वाष्प दाब पी नॉट ए था और प्योर स्टेट में इसका वाष्प दाब पी नॉट ऑफ बी था। ओके, चलो फिर अपन क्या करते हैं, इन दोनों लिक्विड्स को ए और बी को दोनों को अपन लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर में मिक्स कर देते हैं। जब हम इसको एक कंटेनर में मिक्स कर देंगे तो अब भाई मुझे बताओ कि अभी एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें आपका ए भी है और बी भी है। ओके, अच्छा तो अभी क्या था, ए जो अपनी प्योर स्टेट में था तो उसकी सरफेस पे केवल ए वाले पार्टिकल थे। ओके, अभी बी जो था उसमें केवल बी वाले पार्टिकल थे, लेकिन अभी जो सॉल्यूशन है तो उसमें आपके ए के भी पार्टिकल हैं और बी के भी पार्टिकल हैं। होगा कि नहीं होगा? ओके, जब ये अपना वाष्प बनाएंगे तो इसमें इस वाष्प दाब में इसका वाष्प होगा, जो इस वाष्प में कुछ ए के भी पार्टिकल होंगे और कुछ बी के भी पार्टिकल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अभी इसी वाष्प दाब के बारे में बात करता है आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ कहता क्या है? राउल्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपने ए और बी दो चीज़ें एक सॉल्यूशन में मिक्स कर रखी हैं तो ए का जो वाष्प दाब होगा वो आपका पी ए होगा और बी का जो वाष्प दाब होगा वो पी बी होगा। मतलब आपने मेला देखने जा रहे हैं और 500 रुपये का दो लोगों ने चंदा मिक्स किया, 3 लोग उसमें शामिल हो गए तो किसी ने 100 दे दिए, 2 लोगों ने 200 दे दिए। तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ ए वाले व्यक्ति का भी कंट्रीब्यूशन होगा, बी वाले का भी होगा और सी वाले को भी होगा। तो इसी जो पी ए आपका है इसको बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब, और इस बी पी जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो ए वाले पार्टिकल का होगा, कुछ आंशिक वाष्प दाब आपके बी वाले पार्टिकल का होगा। इसी के बारे में राउल्ट क्या कहते हैं वो सुनिए आप। इसी के बारे में राउल्ट कहते हैं कि जो आंशिक वाष्प दाब पी ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है ए वाली स्पीसीज़ का, और बी वाले का क्या होगा, बी वाले के बारे में बात करेगा कि बी का वाष्प दाब कितना होगा वो निर्भर करता है कि कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है आपकी बी वाली स्पीसीज़ का। ओके, क्लियर है सबको? ओके, तो इसके बारे में ये क्या बात करते हैं कि ए का जो वाष्प दाब होगा उसको कैसे लिखोगे? अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के क्या लिखोगे? पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा गुरु, मुझे ये बताओ। पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए और एक्स ए। ये जो इसका प्योर स्टेट में था उसको अपन लोग क्या ले लेंगे, एज अ कांस्टेंट ले लेंगे। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अभी मैं इसकी दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ। दूसरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? पी बी इक्वल टू बनेगा आपका पी नॉट ऑफ बी एक्स ऑफ बी। ओके, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं ले चलता हूँ। अच्छा, जो आपका सॉल्यूशन था उसमें ए था और बी था। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का क्या होगा तो आप यही कहेंगे सर कि भाई जो ए का वेपर प्रेशर है और जो बी का वेपर प्रेशर है दोनों को ऐड कर लो तो इसी को आप बोलते हैं कि आपके टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। चलो, लेकिन जब आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो उससे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ क्या कहते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सबका, जो भी टोटल प्रेशर होगा वो सबका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका समेशन होगा। तो ए भी था उसमें और आपका बी भी था, तो दोनों का मैंने समेशन कर दिया तो टोटल प्रेशर मिल गया। ये स्टेटमेंट किसका है भाई साहब? ये स्टेटमेंट है आपका डाल्टन का। किसका स्टेटमेंट है? डाल्टन का। डाल्टन के बारे में आप लोग सब लोग सुने होंगे कि अंग्रेज थे ये और स्कूल टीचर थे और केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा डिग्री लेनी पड़ती है, लेकिन उनका जो डिग्री होता है ऐसा नहीं है कि वहाँ डिग्री नहीं लेनी पड़ती, डिग्री उनका भी होता है, बट चक्कर ये होता है कि वहाँ पे जो लेवल स्टडी का होता है वो नीचे से बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई जैसे बीएससी कर रहे हैं लोग बाग, एमएससी कर रहे हैं तो घर बैठे हैं और बीएससी एमएससी हो रही है, लेकिन वहाँ पे स्कॉलर ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, जेएनयू हुई, जहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं वहाँ का अलग सीन रहता है। जैसे अपना बुंदेलखंड है तो यहाँ एक अलग सीन चलता है, कानपुर हुआ और
लखनऊ हुआ, घर बैठे ही डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे लोग थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। चलो आगे अपन लोग बात कर लेते हैं। तो अपन ने पहले इक्वेशन बनाया था और सेकंड इक्वेशन बनाया था। उस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से इस पे क्या रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका पी बनेगा, पी क्या रहेगा, पी नॉट ऑफ ए एक्स है। आर यू एग्री विद दिस? ओके। सेकंड, पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। ओके, क्लियर है सबको? होना भी चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी इस पर और काम करना है थोड़ा। ओके, ऐसा नहीं यार, कोई वीडियो के थ्रू ही इन्फेक्टेड ना हो जाना। चलो अभी अपन क्या है कि मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट में सीख के आए हैं कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है किसी पार्ट का वो 1 होता है। तो यहाँ पे 2 स्पीसीज़ हैं, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का पार्ट होगा एक्स ए और एक्स बी, वो किसके इक्वल होगा, 1। मैंने यहाँ रखा कि एक्स ए इक्वल टू क्या कर दूँगा, 1 माइनस एक्स ऑफ बी, और इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दूँ, इस वाले केस में। जब मैं इस वाली थर्ड इक्वेशन में, इसको मैं थर्ड इक्वेशन ट्रीट करके चलता हूँ, इस थर्ड इक्वेशन में जब इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा, किस वैल्यू को, एक्स ए की वैल्यू को, तो कहाँ रखूँगा, वो देखो भाई, पी टी इक्वल टू आपका रहेगा पी नॉट ऑफ ए 1 माइनस एक्स ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। ओके, मुझे थोड़ा इसको और छोटा करना पड़ेगा, अब समझते जाना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो आपका अब जो पी टी बना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी, पी नॉट ऑफ ए एक्स बी प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। ओके, इस पार्ट को मैं थोड़ा पीछे लिख दूँ और इसको आगे लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो मैं थोड़ा और इसको छोटा कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ। तो पी टी इक्वल टू क्या रहेगा, पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी कॉमन ले लूँगा, तो क्या आएगा, पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए। ओके, अच्छा अभी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो सकता है कि आपने यहाँ लिया था एक्स ऑफ ए का वैल्यू रखा था, क्या हम एक्स ऑफ बी का वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल रख सकते हो। तो जब आप एक्स ऑफ बी का रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा पी नॉट ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी, और कोष्टक में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा एक्स ऑफ ए। ये वाला जो वैल्यू रहेगा जब आपका पी नॉट ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जब आपका वेपर प्रेशर बी वाले का ज़्यादा दिया रहे तब आप इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जब आपका वेपर प्रेशर ए वाले का ज़्यादा हो तब आप इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से भाई आपका ये वाला तो लॉ आपका फिनिश होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो 2 बातें हैं यहाँ से मिलते हैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, तो इसकी आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए। और हाँ, मैं आपके लिए सारे ऑप्शन खोल के रखा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉलिंग के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री माइंड से आप पढ़िए, फ्री माइंड से। अब देखो मेरा कंसेप्ट ये रहता है कि भाई आप इसी टाइम पे साथ साथ में एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन के मोड पे चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है, आप लोग क्या करें कि अभी आपका ये फ्री टाइम चल रहा है तो आप 12th का साथ साथ में करें। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर भाई, थर्मोडायनेमिक्स और आपकी केमिकल बॉन्डिंग 4th चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं तुम्हें जीओसी पहले पढ़ा दूँगा। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाऊँगा, यहाँ पे मैं आपको आईयूपीएसी बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगा,
यहीं पे मैं आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा दूंगा, तो ऑर्गेनिक में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जहाँ भी 12th क्लास का पोर्शन में आपको 11th की प्रॉब्लम पड़ेगी, मैं साथ साथ में डिस्कशन करते चलूँगा। उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमारा 11 ठीक नहीं रहा या लॉकडाउन में निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था आपका राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ या फर्स्ट केस। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये लॉ एक ही है लेकिन फर्स्ट केस था। चलो इसी के साथ में आपको सेकंड लॉ भी या सेकंड केस भी डिस्कस करते चलता हूँ। ओके ओके, और किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दें। चलो, तो मैं केस सेकंड यहाँ पर डिस्कस करूँगा। केस सेकंड में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं यहाँ पे जो सॉल्यूट डालूँगा वो सॉलिड डालूँगा, और जो सॉल्वेंट आपका रहेगा यानी विलेय आपका सॉलिड रहेगा, विलायक आपका लिक्विड रहेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो विलायक है, ठीक है, विलायक ये रहा, लिक्विड है, लिक्विड है भाई साहब, और वोलेटाइल नेचर का भी है। किस नेचर का है? वोलेटाइल नेचर का। वोलेटाइल नेचर का है तो इसका कुछ वाष्पदाब भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये ए वाला लिक्विड है, मतलब ये जो सॉल्वेंट है इसको मैंने ए ट्रीट कर लिया। तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या रहेगा? प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर रहेगा पी नॉट ऑफ ए। सारे लोग एग्री होंगे। आपका ए था, मैंने विलायक ले लिया, और इस विलायक में मैंने क्या कर लिया, आपका ये प्योर स्टेट में था तो इसका मैंने वाष्पदाब लिख लिया। कितना आएगा? पी नॉट ऑफ ए। सारे लोग एग्री करते होंगे इस बात से। हाँ, अब मैंने क्या किया, इसमें बी टाइप का सॉलिड डाल दिया, एक ठोस पदार्थ लिया और बी को मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट केस में समझो, जब मैं क्या कर दूंगा इस ए टाइप के लिक्विड में, अभी क्या था, इसकी जो सरफेस पे थे जो आपके वाष्प में कन्वर्ट हो रहे थे, अभी इसमें क्या थे, केवल ए टाइप के लिक्विड थे, ए टाइप के पार्टिकल थे, ए टाइप के कण थे आपके। लेकिन अभी मैंने क्या किया इसमें, अभी मैंने इसमें बी डाल दिया। बी डाल दिया तो क्या इसकी सरफेस पे कुछ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो अभी जितना वेपर प्रेशर यहाँ पे बन रहा था उतना वेपर प्रेशर, उतना वाष्पदाब यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा बी के पार्टिकल डाल दिए हैं। तो अब भाई साहब ये वाला जो था इसका वाष्पदाब कितना होगा? सॉल्यूशन के केस में कितना होगा? तो अभी प्योर स्टेट में तो पी नॉट ए था, लेकिन अभी ए का जो वाष्पदाब होगा वो कितना होगा? पी ए होगा। क्या होगा? पी ए होगा। अच्छा, राउल्ट क्या कहते हैं इस वाष्पदाब के बारे में? राउल्ट कहते हैं कि आपका जो भी वाष्पदाब होगा यानी पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसका कितना मोल प्रभाज, कितना मोल अंश उपस्थित है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एक्स ए हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। हाँ, अभी मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के इसमें बराबर का साइन लगा देता हूँ, तो आपका पी नॉट ऑफ ए और क्या बन जाएगा? आपका एक्स ऑफ ए बन जाएगा। इस इक्वेशन को आप 1 नंबर डाल के चलें, क्योंकि अभी इसका बहुत काम है। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं इसी को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि कंसेप्ट जो आगे बताने वाला हूँ बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, चलो आ जाओ भाई। अभी इसमें समझो कि पहले लिक्विड ए था तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो कितना था? पी नॉट ऑफ ए। ओके, जो बिलियन बनाया मैंने बी के डालने के बाद उसका वाष्पदाब कितना रहा? पी ए। तो ए अभी ज़्यादा था, बी के डालने के बाद इसका कुछ वाष्पदाब कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो सतह थी उसमें बी के पार्टिकल्स ने, बी के सब्सटेंस ने कुछ हिस्सा उसका कवर कर लिया। ओके, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे वाष्पदाब में कितना परिवर्तन आ जाएगा, इसको भाई साहब डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा का मतलब परिवर्तन या चेंज, तो आप कहोगे कि यार पहले तो था ज़्यादा, मतलब पी नॉट ए वाले से क्या करोगे आप? पी ए वाले को घटा दो, यही तो बोलोगे आप मुझसे। तो आपको परिवर्तन मिल जाएगा कि वाष्पदाब में कितना परिवर्तन होगा। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तो सही कह रहे हो आप, सही चीज़ है यार ये तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए का जो वैल्यू था मैं कहाँ से रखूँगा? यहाँ से। वेरी गुड। तो यहाँ क्या करूँ? पी नॉट ऑफ ए और एक्स से। सही चीज़ दिख रही है तुम्हें? अब सही जा रहे हो? मैथ वाले बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स पर। बायो वाले छोड़ के भागने लगते हैं। ये जो 4-5 चैप्टर होते हैं ना शुरू के, बायो वाले कहते हैं भाई साहब इससे अच्छा हमें मतलब क्या करें कि मतलब कुछ और 4 चैप्टर एक्स्ट्रा जोड़ दो, 10 चैप्टर एक्स्ट्रा जोड़ दो, लेकिन ये न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम हटा दो। अच्छा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही बचने के लिए तो वो बायो लेते हैं। ठीक है, हाँ सही है। चलो, तो फिर क्या होता है? डेल्टा पी। अभी तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा होगा कि पी नॉट ए को मैं क्या कर लूँ? कॉमन ले लूँ, ओवेनिस्ट ले लूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स ए। भाई साहब इस चीज़ को आप याद करके रखना,
ये आपकी कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा स्लाइड मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी, तो मैं आगे चलता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ वो देखना आप। अभी मैं लिखूँगा इसको कि आपका जो डेल्टा पी था, डेल्टा पी था, और भाई डेल्टा पी, ओके, डेल्टा पी क्या है, पी नॉट ऑफ ए और 1 माइनस एक्स ऑफ ए। आया, बिल्कुल आया। ओके, बोले यार अभी तो तुम बता रहे थे, कुछ एक बता रहे थे कि एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब दो चीज़ों का जो मोल प्रभाव होता है वो एक के बराबर होता है। मैं कहूँगा हाँ यार यही तो बता रहा था मैं। तो बोले यार एक काम करो ना, इस एक्स बी को थोड़ा इस तरफ ट्रांसपोज करो, पक्षांतर करो इसका, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स है। मैंने कहा हाँ यार ये तो सही बात है। बोले यार एक काम करो, अब इस एक्स बी को क्या मैं यहाँ नहीं रख सकता, तो इतना बड़ा झंझट ये झोल है आपका ये ख़त्म हो जाए। यार ये तो सही चीज़ निकाल के दे दी आपने। हाँ, तो आपका जो डेल्टा पी रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए और 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ बी। एक्स ऑफ बी का मतलब क्या है गुरु, एक्स ऑफ बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव किसका, बी का, जो आपने सॉलिड डाला था उसमें। तो बोले यार इसका जो चेंज इन वेपर प्रेशर होगा वो किस पे निर्भर करेगा। बोले यार किस पे कर रहा है, सॉल्यूट के अमाउंट पे, जो आपने विलेय डाला था उस विलेय के अमाउंट पे, उस विलेय की मात्रा पे। इस चीज़ को भाई साहब बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ विच ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, हाँ, उसमें आपका क्या होता है कि आपके सॉल्यूट के नेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अंधेरे में ये मत तीर लगा देना कभी कि सॉल्वेंट के नेचर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो आपका जेई एडवांस का जो पेपर होता है उसमें मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होते हैं। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आया और इसी टाइप का आया तो आपका ये भी पूछेगा कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती हैं, और आप बोलेंगे यार हमें तो बताया गया है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती हैं, बट सॉल्वेंट के बारे में कोई नहीं बताता है। तो आप क्या करेंगे, यार सॉल्वेंट पर भी नहीं डिपेंड करती होंगी लेकिन करती हैं। ओके, हाँ, पोलरिटी और नॉन पोलरिटी का फ़र्क पड़ जाता है। चलो इसको मैं आगे थोड़ा और आगे करके डिफ़ाइन करने वाला हूँ कि ये है क्या, कौन सी बला का नाम है, ये कहाँ से आ गया, क्यों पढ़ा रहे हो ये हमें। ओके, चलो आपने अभी क्या सीखा, डेल्टा पी। डेल्टा पी की मतलब चेंज किस में, वेपर प्रेशर में, वाष्प दाब में चेंज। तो किसी भी चीज़ में मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि भाई अगर किसी चीज़ में आपको परिवर्तन देखना है, परिवर्तन देखने का मतलब जैसे आप मुझसे कहो कि यार कोई आदमी होशियार है, तो वो होशियार क्यों कहा जा रहा है, होशियार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्लास में कुछ गधे बच्चे भी हैं। गधे मतलब वो उनको गधा माना जाता है जो पढ़ते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर कम आते हैं जिनके वो गधे होते हैं, गलत बात है। जो जब से पढ़ना शुरू कर देता है वो तब से होशियार हो जाता है, जो नहीं पढ़ता है वही गधा होता है। मैं इसको ये से मानता हूँ, मैं कभी ये नहीं मानता कोई बच्चा होशियार कोई गधा होता है। मैं हमेशा ये, मेरी थ्योरी अलग है थोड़ा। मेरी थ्योरी क्या है, मेरी थ्योरी ये कहती है कि जो जब से पढ़ना शुरू कर देगा वो तब से होशियार, और जब पढ़ना बंद कर देगा वो तब से गधा। ओके, हाँ, तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग चला करो। तो भाई साहब अब इस डेल्टा पी अभी कह रहा है, इसी को एक प्रॉपर्टी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाऊंगा आपको, और 4 हैं भी तो उतनी पढ़ानी है। पहली होगी RLBP, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब का कम होना। किसके संदर्भ में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो किसके संदर्भ में होगा, ओरिजिनल के में। ओरिजिनल क्या था, पी नॉट ऑफ ए, इसी के संदर्भ में तो होगा। तो बोले यार जब संदर्भ की बात कर रहे हो तो इसको नीचे लाओ, डेल्टा पी के नीचे लाओ, तो संदर्भ की बात कर लेते हैं। एक और आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलेंगे शायद क्वथनांक, हाँ, क्वथनांक का उन्नयन। ओके, फिर एक और रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं हेमांक का अवनमन। आई थिंक शायद मेरी हिंदी इतनी तो ठीक है, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ जो आपका पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब। जो आपके घर पे सारे आर ओ वगैरह लगे हैं ना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस से काम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मत समझ लेना तो सारी केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री का बहुत ही योगदान है हमारी लाइफ में। तो उसमें से ये पहली प्रॉपर्टी है। जब मैं ये पढ़ाऊँगा तब भी मैं इसको पढ़ा दूँगा, डोंट वरी। तो इसका दूसरा केस था, इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको देख लो थोड़ा, इसको इस साइड लगा लो आप। ओके, बहुत हार्श टाइम में ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी कंडीशन बिल्कुल नाजुक है मेरी, फिर भी मज़ा आता है, ठीक है। एक मतलब बिजी रहता हूँ, ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं पड़ता यार कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मेरे सिम्टम्स क्या क्या हैं, ऐसी तैसी कराएं सिम्टम्स, ठीक है।
हाँ, तुम लोगों से जुड़ा रहते हैं तो मतलब एक व्यस्तता भी मिलती है कि हाँ यार 2-4 घंटे मतलब उससे दिमाग तो हटेगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो डोंट वरी। तो डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए को मैं नीचे लाऊंगा। हाँ, तुम लोगों की यार दुआएं भी तो है ना, है ना। कहते हैं दुआ से ज़्यादा दवा से ज़्यादा दुआ इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो तुम लोगों की दुआ भी साथ में है मेरे। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ऑफ ए, इस चीज़ को आप बोलेंगे आर एल बी पी। इस वाले पार्ट को मिलेगा आर एल बी पी। तो जब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, अंकित प्रश्न आएगा, तो आर एल बी पी लिखा मिलेगा आपको। आर एल बी पी की वैल्यू गिवन होगी आपको, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, एक्स ऑफ बी पे, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो गुरु तुम? मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकालते हो ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जैसे अपन को एक्स ऑफ बी निकालना है तो क्या कहोगे, मोल बी के मोलों की संख्या बटे टोटल मोल। टोटल मोल मतलब दो ही चीज़ें तो थी इसमें, तो एन ए प्लस एन बी, दो ही चीज़ें तो थी। बोले यार ठीक है, ये तो सही है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि आपने मुझसे कहा मतलब किसी का शादी ब्याह चल रहा होता है, तो या मतलब जैसे आग लग गई कहीं पे, आग लग गई, अब पूरा टैंकर रखा है वहाँ पे, ठीक है। अब टैंकर में से तुम क्या जाओ कि बोले कि यार आग लगी है, पूरा टैंकर पानी का रखा है। अब तुम टैंकर नहीं डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो कि एक गिलास तुमने वहाँ से पानी भरा और आग में डाल दिया। बोले यार मैं तो कोशिश कर रहा हूँ गिलास गिलास से डालने की, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही है। हाँ, तो इसमें क्या है कि एन का जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था। क्या था, एन का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, किसके संदर्भ में, एन बी के संदर्भ में, ठीक है। तो यार आपका जो टैंकर रखा है उसमें एक गिलास पानी का, एक चम्मच पानी का कोई मतलब है नहीं, है ना। जब इसका कोई मतलब नहीं है तो क्या करें हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। इस वाले वैल्यू में हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वाली फार्मूला में इस तरफ मैं लिखूंगा आर एल बी पी, और एक्स बी की जगह पर लिखूंगा मैं एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि एन बी को मैंने हटा दिया, क्यों, इसकी मात्रा बहुत कम है। तो नेक्स्ट जो फार्मूला बनेगा, नेक्स्ट फार्मूला जो आपका बनेगा वो क्या रहेगा, आर एल बी पी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ये आपका फाइनल फार्मूला निकल गया है जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ओके गाइस, तो ये आपके दोनों केस मैंने राउल्ट के ख़त्म कर दिए। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा उस पर अपन डील करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वहाँ पे फिर इसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। चलो, अभी कितना हुआ है, 27 मिनट का वीडियो आपका रिकॉर्ड है। अच्छा, 8 मिनट में और लूँगा और इसके ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो, बहुत जल्दी समझ लो। जो आपका राउल्ट का नियम था वो क्या कहता था, पार्शियल प्रेशर बराबर होता था पी नॉट ऑफ ए। अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.25 की स्पीड पे देखना इस वीडियो को। ओके, एक्स है पी नॉट ए और एक्स है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, हमारी एक मैथ वाले लोग समझते होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है जिसको अपन कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स। किससे करते हो, y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे y का मतलब क्या होता है, y अक्ष। इसका मतलब क्या होता है, y अक्ष। x का मतलब होता है x अक्ष। यहाँ x जो है ना, ये अक्ष है, यहाँ x है, ये मोल फ्रैक्शन है, तो इसको मैं कैपिटल लिखूँगा, इसको स्मॉल लिखूँगा। और जो पी नॉट ए है, पी नॉट ए आपका क्या रहेगा, स्लोप। इसको क्या बोलते हो आप, स्लोप। इसका तो हिंदी मुझे भी नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा को पूरा लिखेंगे तो टेंजेंट होता है, ठीक है। तो टेन थीटा का जो भी वैल्यू होता है वो आपका क्या है, एम के इक्वल होता है। चलो, तो इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट देखो, आपने एक ग्राफ बनाया तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए और एक्स ए, यही तो था। हाँ, तो y इक्वल टू एम एक्स। वाई अक्ष मतलब ये वाला अक्ष, एक्स अक्ष मतलब ये वाला अक्ष। ये आपकी 0,0 ये ओरिजिन होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो आपका पी ए रहेगा इसको मैं वाई पे दिखाना है, तो दिस इज़ पी ए। ओके, और एक्स ए को मुझे किस पे दिखाना है, एक्स पे। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये आपका स्लोप है। स्लोप है तो अभी क्या है, वो एम एक्स है। ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। ओके, तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आई बात। ओके, तो अभी इसकी दो वैल्यू बनेगी। मैं दोनों वैल्यू आपकी बताता हूँ कि कैसे बनेगा। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ।
यहाँ साइड में लगा लेते हैं, सबको दिख रहा है, मार्कर का कलर चेंज कर लें। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जब x इक्वल टू 0 हो जाए, जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका पी का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ, तो पी का भी वैल्यू क्या रहेगा, 0। तो एक पॉइंट तो इसका यहाँ हो गया। दूसरा, यदि x इक्वल टू मैंने ले लिया 1, ओके, तो पी का वैल्यू जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। सही हूँ मैं? तो दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा निर्देशांक आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो मैंने ये लाइन खींची थी, गलत नहीं खींची थी, ओके। तो ये आपका वैल्यू जो रहेगा इसको मैं यहाँ नीचे बना दूंगा। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, ये आपका कोऑर्डिनेट रहेगा पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए कॉमा एक्स ए रहेगा। ओके, सेम चीज़ अपन लोग किस में करते हैं, सेकंड वाले में। ये भी अपन ने क्या किया था, ये मैं केस 1 की बातें कर रहा हूँ। केस 1 में अपन ने ए वाला भी लिक्विड लिया था के, और दूसरा आपका मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड लिया था और सॉल्वेंट भी लिक्विड लिया था। चलो अब मैं पी नॉट ऑफ बी की बात करूँगा। तो पी बी अपन का क्या निकल के आया था, पी बी अपन का निकल के आया था पी नॉट ऑफ बी और एक्स बी। फिर उसके दो केस मैंने बनाए थे, है ना, समझ में आ रही है कैसे, दो केस कैसे बनाए थे कि वहाँ पे एक बार एक्स ए को ग्रेटर किया था, पी ए को ग्रेटर किया था, एक बार पी बी को ग्रेटर किया था, तो पी टी वाले फार्मूला में चेंज आया था। चलो मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन ना लो। ओके, तो यहाँ अपन किसको फिर कंपेयर करना है, वाई इक्वल टू एम एक्स। फिर ग्राफ बनाओ, फिर ग्राफ बनाओगे तो वहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1। ओके, यहाँ आपका क्या रहेगा, इस वाले पे पी बी रहेगा और फिर वहीं एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू फिर ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड वाला है, वो आपका फर्स्ट था। अब मैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन करता हूँ। कैसे कंबाइन करता हूँ, पीटी वाला फार्मूला याद करो। पीटी वाला फार्मूला क्या निकाल के आया था मैं, पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ ए, ओके, पी नॉट ऑफ ए प्लस, एक बार मुझे थोड़ा रिमाइंड कर लेने दो क्या दिया था मैंने, पी नॉट ऑफ ए, एक मिनट क्या निकाला था फॉर्मूला, ये देख रहा हूँ मैं कि ग्राफ गलत ना हो जाए आपका, बेहतर है कि ये कहाँ से कट होगा यार अब। ओके, ये वाला फॉर्मूला था, हाँ ओके, हाँ। तो इसमें देखना है मुझे, अभी मैंने क्या किया था, पी बी। ओके, तो पी टी इक्वल टू क्या था, पी टी इक्वल टू क्या था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और एक्स ऑफ बी। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपका पी बी ग्रेटर है किससे, पी ए से। ओके, तो अभी मैं इसको कंबाइन फॉर्म में बनाता हूँ। एक तरफ मैंने इसको ले लिया और एक तरफ मैंने इसको ले लिया। ओके, तो ऐसा नहीं है, इसको मैंने क्या मान लिया इस बार इसको वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसके लिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ओके, तो मैं एक तरफ से इस तरफ से शुरू करूँगा, एक तरफ से उस तरफ से शुरू करूँगा। तो एक बार इसको मान लो यहाँ से एक्स ए, तो एक्स से बराबर यहाँ 0 है और एक्स से इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा 1। यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1 है, एक्स बी इक्वल टू क्या है 1, और यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू क्या है 0 है। अभी इस केस में पी नॉट ऑफ बी ग्रेटर है किससे, पी नॉट ऑफ ए से। तो मैं भी क्या करूँगा, जो एक्स ऑफ बी का ग्राफ रहेगा, एक्स ऑफ बी का ग्राफ रहेगा उसको देखो, तो यहाँ 0, बेहतर की उल्टा सीधा मारकर चलता है। चलो एक्स बी जो रहेगा, एक्स बी यहाँ 0 0 और यहाँ होगा इसका मैक्सिमम, मतलब पी नॉट ऑफ बी ये वाला पार्ट रहेगा। ओके, पी नॉट ए वाला ये वाला पार्ट रहेगा। ओके, तो पी नॉट ए का ग्राफ इस तरीके से ऐसे आएगा, पी नॉट ऑफ बी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। क्यों, क्योंकि पी नॉट ऑफ बी ग्रेटर है पी नॉट ऑफ ए से, तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर ले लिया।
और इन दोनों को अपन लोग कंबाइन करेंगे तो ये आपका पीटी वाला पार्ट आएगा, मतलब पीटी इक्वल टू हो जाएगा पीए प्लस पीबी। तो ये पीटी वाला पार्ट ये इस तरीके से रहेगा। अब इसके आगे हमें दो चीज़ें और करनी होती हैं, इसका पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे जब हम आपको क्या बताएंगे कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये पोर्शन यहाँ से देखो 35 मिनट मैंने कहा था, तो 35 मिनट में ही कंप्लीट भी हो गए। ओके, हाँ, अभी तुम क्या कर सकते हो, इसका दूसरा फॉर्म भी बना सकते हो। कैसे पी टी इक्वल टू क्या कर सकते हो, पी बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी, और यहाँ एक्स से आ जाएगा। ओके, तो इस पे कोशिश करना न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। ओके, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें भाई। ओके, और कोई भी आपको मतलब बीमारी आती है तो तुरंत उसका इलाज लें, और बिल्कुल सारे प्रिकॉशंस बरतें, और थोड़ा नेचुरल रहें। नेचुरल का मतलब खाने पीने की मात्रा थोड़ी कम ना करें, जैसे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो खाने पीने की और इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा दें। न्यूट्रिशन पोर्शंस आपका क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। न्यूट्रिशन पोर्शन स्ट्रांग होगा आपका तो बहुत सारी चीज़ों को आप टैकल कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं बहुत ईजिली, है ना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं, आशा करते हैं कि हम लोग जल्दी मिलें, ठीक है। और हालांकि अब मतलब हिंदी माध्यम वालों से तो नहीं मिलेंगे, बट एक बार जुड़ाव हो जाता है तो आगे भी जुड़े रहेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।